नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। $2 की फिर से एक बार गिरावट दिखाई दी। $80 प्रति बैरल के नीचे कच्चे तेल के दाम जा चुके हैं। त्योहारी सीजन में एक अच्छी खबर है कि जो प्रॉपर्टी बाजार है उसमें रिवाइवल देखने को मिला है और घरों की जो बिक्री है वो अब काफ़ी बढ़ने जा रही है, ऐसी एक रिपोर्ट का दावा है। उधर कनाडा के नेचुरल रिसोर्स डिपार्टमेंट के KPMG नाम की एक कंसल्टेंसी फर्म है, उसको एक काम दिया है कि कैसे सरकार की कंसल्टेंसी फीस में कमी की जाए। बहरहाल कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हमारी रहती है नज़र। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। साल 2022-23 में देश के माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में के लोन पोर्टफोलियो में 21% की बढ़ोतरी। RBI की नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और बढ़ती अर्थव्यवस्था का मिला फायदा। साधन के भारत माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट का खुलासा। पवेलो पिकासो की पेंटिंग फेम अला मोंटे या फिर उसे वुमेन विद अ वॉच भी कहा जा रहा है, इस साल की सबसे महंगी पेंटिंग के तौर पर बिकी। न्यूयॉर्क के सोथवेज की नीलामी में $139 मिलियन की बोली लगाई गई। इस त्योहारी सीजन में प्रॉपर्टी की बिक्री बीते 3 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ने की ओर। CBRI की रिपोर्ट के मुताबिक इस फेस्टिव सीजन में 1.5 लाख घर बिकने की उम्मीद। लग्जरी घरों की मांग में भी आई बढ़ोतरी। और एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल फायदे के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ टॉप लाइन्स आपकी स्क्रीन पर जिन पर हमारी निगाह रहेगी और आपको बताएंगे अर्थव्यवस्था से जुड़ी दूसरी अन्य महत्वपूर्ण खबरें। और शुरुआत करते हैं S&P ग्लोबल की बड़ी रिपोर्ट से। अमेरिका स्थित ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने अपने आउटलुक 2024 में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर का अनुमान 6% पर बरकरार रखा है। एजेंसी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था का ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत ग्रोथ वाला है और उम्मीद यह है कि ये गति आगे भी जारी रहेगी। रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2024-25 और 25-26 में विकास दर 6.9% रहने की उम्मीद जताई है। S&P के मुताबिक धीरे धीरे पूंजी का बढ़ना, अनुकूल जनसांख्यिकी और उत्पादकता में सुधार जैसे आवश्यक कारक ने भारत के विकास को बढ़ाया। भारत में आगे आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हुए S&P ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विकास के अगले चरण में श्रम बल की भागीदारी, जलवायु परिवर्तन और कारोबारी माहौल में और सुधार की आवश्यकता पर ध्यान देने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर उद्योगों में मजबूत विकास प्रदर्शन पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का प्रभाव समय के साथ बढ़ा है, जबकि कृषि और दूसरे प्राथमिक उद्योगों ने आर्थिक हिस्सेदारी जो है उसमें कमी देखी गई। तो एक अच्छी खबर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से। और बहुत सारी जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं 6.2, 6.3, RBI का मानना है कि 6.5 की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था विकास कर सकती है। लेकिन बड़ी बात ये, सभी लोग ये मानते हैं कि लार्ज इकोनॉमीज में भारत अब भी सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है। प्रॉपर्टी बाजार की बात करें, वो भी सकारात्मक संकेत देता है अर्थव्यवस्था के बारे में। इस त्योहारी सीजन में ज़बरदस्त बहार आने की उम्मीद है और ये रिपोर्ट है CBRI का। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस फेस्टिव सीजन में 1.5 लाख प्रॉपर्टीज़ की बिक्री हो सकती है। बीते साल के मुकाबले अब तक इस साल पहले 9 महीने में प्रॉपर्टी की बिक्री में 97% का उछाल दर्ज किया गया, करीब 2 गुना। 4 करोड़ से ज़्यादा कीमत वाले लग्जरी घरों की बिक्री जो पिछले साल 4,700 यूनिट थी, इस साल बढ़कर के 9,200 यूनिट से ज़्यादा हो गई है। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में सबसे ज़्यादा तेज़ी दर्ज की गई है। CBRI के 7 शहरों की प्रॉपर्टी बाजार के एनालिसिस के दौरान ये आंकड़े सामने आए हैं। दिल्ली NCR में सबसे ज़्यादा 37% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एजेंसी को लगता है कि इस त्योहारी सीजन में पहली बार घर खरीदने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होगा और सितंबर महीने तक यानी 9 महीने तक 2,30,000 से ज़्यादा घरों की बिक्री हो चुकी है। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर इन 2 पॉजिटिव खबरों के बाद अब निगाह डालते हैं आज के बाजारों पर। और शेयर बाजार में गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिलने शुरू हुए थे उसके मुताबिक काफ़ी फ्लैट कारोबार है। 19,997 का स्तर आज गिफ्ट निफ्टी में दिखाई दिया था और कुछ इसी संकेतों पर आगे बढ़ते हुए आज भारतीय बाजार नेगेटिव बायस के साथ खुलते हुए दिखाई दिए हैं। आपको बताते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी कितनी गिरावट के साथ खुलते हुए नजर आए। अब से थोड़ी देर पहले ये सेंसेक्स की ओपनिंग आपकी स्क्रीन पर 47 अंक नीचे 64,928 का स्तर दिखाई दिया
और कुछ इसी तरह की शुरुआत निफ्टी में भी दिखाई दी। और निफ्टी की बात करें तो 12 अंक नीचे 19,931 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी तेज़ी दिख रही है 25 अंकों की। निफ्टी आईटी में इस वक्त गिरावट है। बीएसई स्मॉल कैप और मिड कैप में बढ़त के साथ कारोबार दिखाई दे रहा है। जिन शेयर्स में थोड़ी सी बिकवाली का दौर है और जिन शेयर्स में बढ़त है उस पर निगाह डाल लेते हैं। आज बीपीसीएल, अदानी पोर्ट्स, एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प और डॉक्टर रेड्डीज ये कुछ शेयर्स जहां पर 0.59% से करीब 1.25% तक की बढ़त आज के शुरुआती कारोबार में दिखाई दे रही है। देखते हैं वो कौन सी कंपनीज है जहां पर शुरुआती कारोबार में थोड़ा सा नेगेटिव बायस दिख रहा है। टॉप लूजर्स आज के टाटा कंज्यूमर्स, टाटा केमिकल्स, टेक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी बैंक और सन फार्मा में आधे फीसदी से 1% तक की गिरावट स्पष्ट तौर पर नज़र आ रही। जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उसका भी अपडेट आपको दिए देते हैं। जो अमेरिकी बाज़ार हैं ये फ्यूचर्स के भाव, डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट, S&P 500 और नैस्डैक भी इस वक्त फ्लैट ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फ्यूचर्स यानी वायदा कारोबार के नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं। देखते हैं कि कल किस तरह से यूरोपीय बाज़ारों ने अपना प्रदर्शन किया। लंदन का बाज़ार FTSE 8 अंक नीचे, फ्रांस के बाज़ार में तेज़ी दिखाई दी 47 अंकों की और डैक्स यानी जर्मनी का बाज़ार 76 अंकों की बढ़त के साथ 15,229 पर बंद हुआ। एशियाई शेयर बाज़ार में मिला जुला रुख आज देखने को मिला। जापान में बढ़त दिख रही है। निकी 225 288 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन हैंगसेंग में 80 अंकों की गिरावट आई। कोरिया का कॉस्पी काफ़ी फ्लैट 6 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। क्रूड ऑयल के बाज़ार पर भी निगाह रखी है हमने, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर भारत के लिहाज से। 79.83 जैसा कि हमने आपको बताया कि $80 प्रति बैरल से नीचे के जो भाव हैं वो आ चुके हैं। और अक्टूबर में देखें तो 10% की गिरावट आई और कल से आज के बीच में देखें तो 2% की गिरावट आई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। ख़ास तौर पर अमेरिका में जो कच्चे तेल का उत्पादन है वो बढ़ रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इकॉनमी टुडे, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे पेटेंट्स की और कैसे पेटेंट की प्रक्रिया होती है, इसका फ़ायदा क्या है, स्टार्टअप्स के लिए इसकी क्या भूमिका है और भारत के लिए अच्छी खबर क्या है। देखते रहिए इकॉनमी टुडे। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भारत के लिए अच्छी खबर लेकर के आई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 2022 में 34 लाख से ज़्यादा पेटेंट्स फाइल किए गए, जिसमें भारत से किए जाने वाले आवेदनों में करीब 32% की बढ़ोतरी हुई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया में इनोवेशन इंडेक्स जारी करने वाली संस्था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साल 2022 में पूरी दुनिया से 34 लाख से ज़्यादा पेटेंट्स फाइल किए गए। अच्छी खबर यह है कि साल 2022 में भारत से किए गए आवेदनों में करीब 32% की वृद्धि हुई, जो दुनिया में इनोवेशन करने वाले देशों में सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री ने WIPO रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया में एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, भारत में पेटेंट आवेदनों में बढ़ोतरी हमारे युवाओं में नवाचार के प्रति उत्साह को दर्शाती है और आने वाले समय के लिए ये काफी सकारात्मक है। दरअसल 2015 में स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत के बाद नवाचार को लेकर युवाओं में वाकई काफी उत्साह दिखाई दिया। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। India has made significant progress in the Global Innovation Index.
It is moved in the top 40 last year in 2022. This is a remarkable achievement, and particularly in the income category that India is in, it is amongst the top performing nations when it comes to Global Innovation Index. Global Innovation Index also demonstrates India's ability to not only innovate but also expedite the process through which these innovations are documented as well as they are commercialized. स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत पेटेंट दाखिल करने की लागत में सरकार ने 80% तक की कमी का ऐलान किया। सितंबर 2021 में शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा फाइल किए गए पेटेंट पर भी शुल्क में 80% की कटौती की गई। साल 2016-17 में कुल 45,444 पेटेंट दाखिल किए गए, जबकि 2022 में संख्या 55,000 को भी पार कर गई है। 7 सालों के सफर में 1.14 लाख नए स्टार्टअप्स पैदा हुए और यूनिकॉर्न्स की संख्या शतक को पार कर गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 70% यूनिकॉर्न बीते 3 सालों में बने हैं, जिनका वैल्यूएशन $1 अरब से ज्यादा है। स्टार्टअप्स ने भी पेटेंट फाइलिंग की प्रक्रिया में आसानी को स्वीकार करते हुए सरकार का आभार जताया। We are converting seawater into drinkable water by solar energy. We are working on the solar thermal desalination. भी जो ये पेटेंट फाइल करने का जो प्रोसेस है वो देख के बहुत लेंथी लगता है, बट अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, जैसे हमारे पास मेंटर करने के लिए FITT IIT दिल्ली है और अवर टीम है IIT रोपड़ में, तो उसमें क्या होता है कि हम पहले एक एब्स्ट्रैक्ट फाइल करके उनको देते हैं कि ये हमारा नोवेल्टी है, इसको हम फाइल करना चाहते हैं और अपने इनोवेशन के इन एस्पेक्ट को सेफगार्ड करना चाहते हैं। फिर वो उसके ऊपर एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन बना के देते हैं कि इस तरह से यू कैन बेसिकली आप अपने नोवेल्टी को ब्रॉडन तरीके से बचा सकते हो ताकि इसको कोई चोरी न कर पाए। WIPO के रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू पेटेंट सबसे ज्यादा भारत और चीन में फाइल किए गए, जबकि यूके, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड ने देश के बाहर सबसे ज्यादा पेटेंट्स फाइल किए। 2022 में भारत ट्रेडमार्क फाइल करने वाले टॉप 5 देशों में शामिल रहा और 2022 में 29 लाख ट्रेडमार्क फाइल किए गए। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। चलिए अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमानी पांडे, जो कि संयुक्त सचिव हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में और पेटेंट से जुड़ा जो विभाग है उसको लीड कर रही हैं। बहुत धन्यवाद मैम इकोनॉमी टुडे में वक्त निकालने के लिए। जब से स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई है, पेटेंट की पूरी दुनिया किस तरह से बदली है और ये अच्छी खबर है कि भारत के जो पेटेंट फाइल किए गए हैं उसमें इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई, तो उन सुधारों पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्या कुछ किया गया अभी तक। नमस्कार। जब 2016 में पहली बार हम लोग क्या IPR पॉलिसी, नेशनल IPR पॉलिसी अधिसूचित की गई और आपको जानकर खुशी होगी कि उस पॉलिसी के तहत जितने भी पिलर्स थे उस पॉलिसी में, चाहे वो अवेयरनेस बढ़ाने के संबंध में थे, चाहे वो फैसिलिटेशन के संबंध में थे, कमर्शलाइजेशन भी एक बड़ा मुद्दा था, इन्फोर्समेंट था, मैन पावर एनहांसमेंट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द IP ऑफिस एक इशू था, कैपेसिटी बिल्डिंग नॉट ओनली ऑफ द अटॉर्नीज, बिकॉज वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरे प्रोसेस का, परंतु हमारे भी जो अफसर, जो एग्जामिनर्स, जो रजिस्ट्रार्स, जो कंट्रोलर्स इसमें काम करते हैं, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण योगदान उस पॉलिसी ने एक संगठित तरीके से दिया। हर प्रत्येक पिलर में आगे बढ़ चढ़ के कार्रवाई हुई। जैसे कि अगर आप अवेयरनेस के बारे में देखें तो स्कूल के लेवल से, कॉलेज के लेवल से बच्चों को जोड़ा गया, कॉलेज में जानकारियां दी गई, IP मैस्कॉट्स बनाए गए, करिकुलम्स में NIOS का करिकुलम हो, CBSE का करिकुलम हो, उसमें पेटेंट्स को और अदर IP राइट्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम पेटेंट्स, उन सभी को सुलभ तरीके से लोगों को समझ में आए कि ये जानकारियां हैं क्या। इसमें एक विशेष जो बल दिया गया वो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स पे भी था, जो हमारी ट्रेडिशनल राइट्स, जो कम्युनिटी राइट्स के ऊपर था, ताकि वो लुप्त प्राय होती जा रही हैं, बहुत जानकारी भी नहीं है, पुराने जो लोग हैं उनको उन्हीं तक वो जानकारी सीमित रह जाती है। तो कम से कम वो अगर GI राइट्स रिकॉग्नाइज होती हैं और उनकी लोगों के सामने आती हैं, बाजार में सामने आती हैं, ट्रेड होती हैं, तो लोगों का उसके प्रति झुकाव भी बढ़ेगा और उनसे आमदनी भी होगी, तो वो लुप्त प्राय नहीं होंगी, वो एक जनरल ट्रेड में आ जाएंगी। तो आई थिंक इन सभी क्षेत्रों में काम हुआ। और जैसा कि आपने कहा, अगर हम 2015 ऑनवर्ड्स देखें, जब 2016 में पॉलिसी आई हम लोग की, तो उसके हिसाब से हम लोग की पेटेंट फाइल हैं वो लगभग दुगनी हो गई।
तो दैट वाज अ वेरी बिग जंप, कि ये बहुत बड़ा जंप हम लोग ने देखा। बट इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो थी कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग की मैं बात कर रही थी, 6 गुना जंप हम लोग देखते हैं। अगर हम प्रिसाइज थोड़ा होना चाहें तो 5.6 गुना जंप हम लोग देखते हैं जो पेटेंट्स ग्रांट हुए। तो इसका ये मतलब हुआ कि लोगों को समझ में आ रहा है जी कि पूरी पेटेंट की प्रक्रिया है क्या, और जो एफिशिएंसीज थी। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर जो था कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, एक तो थोड़ा जैसा अभी टेक्निकल है, जी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल है, थोड़ा जटिल है। और बाहर से अगर आप हैं तो हमें लगेगा कि आई विल नीड हेल्प to go through it. And there was a very important scheme of SIPP which was introduced, जो फैसिलिटेट करने के लिए हुआ, चाहे पैटेंट फाइलिंग या ट्रेडमार्क फाइलिंग के लिए। तो फैसिलिटेटर्स भी इंपॉइंट किए गए और उनको रीइंबर्स करती है सरकार उनकी फीस को। तो जिसमें भी 100% बढ़ोतरी की गई। मैम थोड़ा सा जो आम आदमी है हिमानी मैम, उनको समझने के लिए थोड़ा सा आप बताएं कि जो पेटेंट होता है उसको फाइल करने की प्रक्रिया या फिर उसको ग्रांट होने की प्रक्रिया क्या वाकई कॉम्प्लेक्स है? लोग शायद समझते नहीं होंगे जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे। दूसरी बात ये कॉस्ट की जो आपने बात की, कुछ लोग शायद जाकर के एडवोकेट्स के पास पेटेंट लिखवाते हैं, उसके बाद फाइलिंग करते हैं, वहाँ पे कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगती है। आपने कहा फैसिलिटेशन भी आप कर रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया में समय कितना लगता है? और कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो एक पेटेंट प्राप्त करने के लिए करीब करीब औसतन कितना खर्च करना पड़ेगा? Quite a difficult question, I must say. One is that yes, we need technical help in this. अभी ये प्रक्रिया जो है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशंस आपको डालनी है कि आपका जो पैटेंट है उसकी क्या विशेषताएं हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूर्व में किसी के द्वारा लिया गया, आपको जानकारी नहीं है और आपको लगता है कि मैंने बहुत ही बड़ा काम किया और अलग किया जो किसी ने सोचा नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये कितना इसमें इनोवेशन है। और हमारे यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट जो हमारे एक स्तंभ है हमारे पेटेंट एक्ट का, वो सेक्शन 3D है, जो कहता है कि ये इनोवेटिव होना चाहिए, इससे वैल्यू एडिशन भी होनी चाहिए। सो ये दोनों जब हम डाल देते हैं शर्तें तो ये मुश्किल होता है। सो कई देशों में इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है पूरा पेटेंट का। जी प्रोसेस आई वुडंट से, बट डिफिकल्ट कंडीशंस फॉर एप्लीकेशंस नहीं होती। बट आई थिंक हमारे जो पैटेंट्स पे निकल के आते हैं वो बड़े हैं, और ये इसलिए भी किया गया क्योंकि बहुत बड़ी इसकी पृष्ठभूमि है। हिस्टोरिकली वी हैव सीन दैट हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा था। सो अफोर्डेबिलिटी भी हो लोगों के पास, वेदर इट इज हेल्थ कवरेज, बट अदरवाइज वी डू नॉट पैटेंट से फॉर एग्जाम्पल एन एल्गोरिथम। जी 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 सिंपल एल्गोरिथम हम नहीं पैटेंट करेंगे। कई देशों में एल्गोरिथम भी पैटेंट होते हैं। तो एल्गो तो मैम ऐसी चीज है कि आप हर दिन नया एक एल्गो बना देंगे ट्रेडिंग के लिए। और एनीवेज तो मैम एक चीज शायद आपने 2021 में ये भी की कि जैसे इंडिविजुअल पेटेंट्स फाइल करते हैं उनके लिए 80% का स्टार्टअप्स के लिए जो आपने छूट दी थी वो शायद इंस्टीट्यूशंस के लिए भी दी गई। तो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो फाइल किए गए पेटेंट्स हैं उनके ट्रेंड क्या बताते हैं? सो वेरी गुड ट्रेंड्स जो एक स्लाइड में भी दिखाया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, भारत सरकार के विभाग हैं, इसमें भी हम लोग बहुत बढ़ोतरी देखते हैं। सो लाइक आई सेड, हर चीज केवल पैटेंट्स के नजरिए से मत देखिए, इसको ओवरऑल आईपी सिस्टम जो है जिसमें पैटेंट्स आता है, कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, डिजाइन आता है, ये या ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स भी आता है। तो ये सारी की सारी हम देखते हैं तो हम बहुत पॉजिटिव ट्रेंड हमें दिखाई देता है, विशेष रूप से ट्रेडमार्क में। क्योंकि आपने वाइपो की चर्चा करी, तो वाइपो में अगर देखेंगे तो ट्रेडमार्क्स में भी हम लोग काफी बेहतर कर रहे हैं। लगभग 2 दशक से हम लोग last year we were at 4th position in total number of filings. बिल्कुल। And today, this year, the report which has released, we are at the 3rd position. So I think we are climbing, progressing towards the top, and I think top 3 में आना वैसे भी एक बहुत बड़ी हर्ष की बात है। हिमानी मैम, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा अगर देश को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ऊपर लेके जाना है। अभी हम 40th पे हैं, 25th का हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है। मुझे याद आता है जब प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गए थे, उन्होंने वहाँ की जो संसद है उसमें कहा था कि योगा पर हमने कोई पेटेंट नहीं रखा है। ये पेटेंट कितना इम्पॉर्टेंट है देश के पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए, या फिर कोई एक नया व्यक्ति, नई संस्था कोई इनोवेशन करती है तो? जो चीज पब्लिक डोमेन में आती है उसका पेटेंट नहीं किया जा सकता है। कोई चीज जब पहले पब्लिक के सामने इस रूप में आती है कि वो एक नॉवेल्टी लेकर के आ रही है, एक इनोवेशन लेकर के आ रही है, सो सिर्फ महज एक चेंज ही इंपॉर्टेंट नहीं होता इसमें। सो इट शुड एड वैल्यू टू दैट एंटायर थिंग। इट शुड बी इनोवेटिव, इट शुड बी नॉवल, एंड इट शुड एड वैल्यू।
सो ये तीनों चीजें जब कंप्लीट हो जाती हैं तब हमारे यहाँ पैटेंट का ग्रांट होता है, यदि कोई प्रायर आर्ट सर्च में हमें नहीं दिखता कि इसके पहले किसी को वो पैटेंट ग्रांट किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद हिमानी मैम वक्त निकालने के लिए और इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पर अपनी राय रखने के लिए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार बढ़ाने में आसानी पर DPIIT CII राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत अपनी ऐतिहासिक चुनौतियों से अब आगे निकल गया है और अब इसे एक आशाजनक वैश्विक इकाई के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि इनोवेशन का उपयोग करके, गुणवत्ता सुनिश्चित करके और देश की प्रचुर प्रतिभा का फायदा उठा करके भारत की विकास की क्षमता असीमित है। दिल्ली से हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। ये उपलब्धि सरकार की विभिन्न एजेंसियों में आए तालमेल, अनुपालन के मानदंडों में नरमी और संपूर्ण व्यावसायिक स्तरों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के कारण हुई है। इसमें भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। This is a decisive government led by a decisive leader and somebody who wants each of us to become a facilitator and your friend in need. He wants each of us to be hand in hand, shoulder to shoulder with each of you in your contribution to nation building. नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, नेशनल इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना एवं नियामक बोझ में कमी जैसे सरकार के महत्वपूर्ण पहलों से निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ा है। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की 2020 की रिपोर्ट में भारत 190 अर्थव्यवस्थाओं में से 79 स्थान चढ़कर 63वें स्थान पर पहुंच गया, जो भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। We have already reduced 39,000 plus compliances. Some have been eliminated, some have been made easier. We draw up a simple portal where we monitor the status of approvals of industry projects also. Businesses who are wanting to start. It could be an importer, exporter, it could be a person who's investing in industry, manufacturing, trading, any business. We can open it up for everybody so that Indian investors are also encouraged. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की उल्लेखनीय प्रगति भारत के आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे भारत ने वाणिज्य और उद्योग के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी जगह और मजबूत कर ली है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। छोटे शहरों में उद्यमिता में आपने हाथ आजमा रहे स्टार्टअप कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI ने अपने नए प्रोग्राम लीप अहेड के तहत युवा उद्यमियों का हाथ थामने की नई योजना की शुरुआत कर दी है। STPI के महानिदेशक अरविंद कुमार से हमने बात की। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI ने टाई दिल्ली के साथ समझौता किया है नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। हमारे साथ डायरेक्टर जनरल हैं अरविंद कुमार जी, बहुत धन्यवाद सर। ये जो आपने लीप अहेड प्रोग्राम लॉन्च किया है उसका फोकस क्या रहने वाला है? मेन फोकस 2 थिंग्स हैं। पहला फोकस है कि जो स्टार्टअप ग्रोथ स्टेज में है उनको मेंटरशिप प्रॉपर प्रोवाइड कराई जाए। तो इस प्रोग्राम से हम 3 मंथ्स की इंटेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं और को इन्वेस्टमेंट मॉडल में उनके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 75 स्टार्टअप्स को आप चयन करेंगे और उनमें से कुछ को शायद 1 करोड़ की को इन्वेस्टमेंट फंडिंग भी दी जाएगी। मॉडल क्या होगा? जो 75 स्टार्टअप सिलेक्ट होंगी उनको हम मेंटरशिप प्रोग्राम कराएंगे और ये मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा कोलैबोरेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टर आगे उसमें फंड अपना इन्वेस्ट करने वाला है वो पहले दिन से ही इस प्रोग्राम का पार्ट होगा, जिससे कि वो समझ सके कि किस स्टार्टअप में हमको पैसा लगाना है। तो 75 स्टार्टअप जो भी है हमारे, उनके साथ सभी जितने भी आज आपने देखे कि हमने कई MOU भी साइन किए हैं, जिन लोगों से भी MOU साइन किए हैं वो सभी हमारे इस पूरे प्रोग्राम में साथ में रहेंगे। उनमें से जिस इन्वेस्टर को ये लगेगा कि इस स्टार्टअप में पोटेंशियल है वो हमको बताएंगे कि इसमें पोटेंशियल है, और अब वो कहते हैं कि नहीं मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो अगर वो 50 लाख रुपए देते हैं, हमने इसमें 50 लाख रुपए तक का प्रोविज़न किया है, तो 25 लाख रुपए जो हमारी NGIs की स्कीम है हम उसमें से लगाएंगे, और 25 लाख रुपए हमारा जो NGI स्कीम में एक फॉलो ऑन फंड का प्रोविज़न भी था जो हमारे फंड मैनेजर हैं उसी स्कीम का पार्ट है, 25 लाख उससे लगाएंगे।
तो 25 + 25 और 50 इस तरह से ये उसको 1 करोड़ रुपए का फंड मिल जाएगा। सर, लेकिन आप टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में प्रेजेंट हैं, तो जो स्टार्टअप्स वहाँ से आना चाहते हैं उनको आप कैसे गाइड करेंगे, कैसे आपके पास पहुँचे? नहीं, हम उनके पास तक जाएंगे, यही प्रोग्राम की विशेषता है। ये हमने प्रोग्राम दिल्ली में लॉन्च भले ही किया है, लेकिन इस पूरी प्रोग्राम का यही है कि टियर 2 टियर सिटी में हम जाएंगे। हम इस प्रोग्राम को भुवनेश्वर में कर रहे हैं, हम इस प्रोग्राम को विजयवाड़ा में कर रहे हैं, हम इस प्रोग्राम को चंडीगढ़ में भी कर रहे हैं। जहाँ पे पिचिंग सेशन होंगे, सही सिलेक्शन वहीं पे होगा, जिससे कि जो टियर 2 और 3 सिटीज़ की स्टार्टअप हैं वही आगे आएँ और उनके लिए इनकन्वीनियंट ना हो। वहीं पे हम पिचिंग करेंगे और हम वहाँ पे जाएंगे, हमारे इन्वेस्टर भी वहीं जाएंगे। तो सोल प्रोग्राम का पर्पज़ है कि स्टार्टअप को मेट्रो में ना आना पड़े, उसको टियर 1 सिटी में ना जाना पड़े। STPI जो एक बड़ा इंक्यूबेटर है, STPI जो लैब जिसने 22 जगह पे बना रखे हैं, STPI आपके पास आ रहा है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके पास आ रहे हैं और आप जहाँ पर हैं वहीं अपना इनोवेशन जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये उन 22 शहरों में जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका है कि वो स्टार्टअप इंडिया की जर्नी का एक हिस्सा बन सकते हैं। अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब नजर डालते हैं व्यापार जगत की कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने अपने सदस्यों के कोटा में 50% इजाफे का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। यह इजाफा उनके मौजूदा कोटा के अनुपात में ही होगा। गवर्नर्स ऑफ बोर्ड कोटे की 16वीं सामान्य समीक्षा के दौरान इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर प्रभावी बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की 2023 की सालाना बैठक के निर्देशों के अनुरूप है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने सूचीबद्ध गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों से संबद्ध इकाइयों रीट और इनविट के पास बड़े निवेशकों के बिना दावे वाली राशि के मामले से निपटने के लिए प्रक्रिया तय की है। इसके साथ ही सेबी ने निवेशकों के ऐसी बिना दावे वाली राशि पर दावा करने के उपाय भी बताए हैं। बोर्ड ने 3 अलग अलग परिपत्रों में कहा कि नई व्यवस्था 1 मार्च 2024 से प्रभाव में आएगी। केंद्र सरकार ने चाइनीज प्रोफेशनल्स के भारत में वीजा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। एक अधिकारी के मुताबिक सरकार ने चाइनीज प्रोफेशनल्स के वीजा मंजूरी को सुव्यवस्थित करने के लिए SOP तैयार किया है। ये SOP उन चाइनीज प्रोफेशनल्स के लिए है जिनकी एक्सपर्टीज की जरूरत वेंडरों को PLI स्कीम के तहत है। अगस्त में PLI योजना पर कुछ चीनी प्रोफेशनल्स ने वीजा मुद्दे को उठाया था। हालांकि उस वक्त सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया था कि समस्या को सुलझाने का प्रयास सरकार कर रही है। इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। आगे है न्यूज़ एट 10 आंचल गुलाटी गुंबर के साथ। देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।